हाँ तो प्रिय मित्रों, अब जो विज्ञान में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको एक बार ससरी नज़रों से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पादप हार्मोन क्या है, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। यह एक प्रकार के वे रसायन होते हैं जो पौधों में विकास व वृद्धि की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो प्रिय मित्रों, पादप हार्मोन क्या करते हैं? ये वे रसायन होते हैं जो पादप में किसका काम करते हैं? प्रिय मित्रों, विकास व वृद्धि का क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन से हैं, या थोड़ा सा ट्रिक पकड़ने की कोशिश करना। जिब्रेलिन हार्मोन ये तने की वृद्धि में सहायक है, ध्यान रखें। पादप की वृद्धि में सहायक है तब नहीं, तने की वृद्धि में सहायक है तब आपका आंसर होगा जिब्रेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन, यह कै का मतलब काई का मतलब होगा कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन। फिर है प्रिय मित्रों ऑक्जिन हार्मोन, यह कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ध्यान रखें, साइटोकाइनिन तो कोशिका की विभाजन करता है, ऑक्जिन हार्मोन कोशिका की लंबाई में वृद्धि अर्थात पादप की लंबाई में वृद्धि करता है, तने के नहीं, पादप की लंबाई में हम कहें। और यह पाद तने के शीर्ष भाग में और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है। इथाइलिन हार्मोन ये फलों को पकाने में सहायक है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इथाइलिन हार्मोन। फिर नेक्स्ट है प्रिय मित्रों एबसिक हार्मोन, एबसिसिक हार्मोन, यह हार्मोन वृद्धि रोधक कहलाता है जो पादप की वृद्धि को रोकता है, यानी पत्तियों को गिराने में भी सहायक है। जैसे पादप में पत्तियां जो होती है वो इसी हार्मोन के कारण से नीचे गिरती है, तो यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। फिर है नेक्स्ट प्रिय मित्रों अनुवर्तन गति। अनुवर्तन का मतलब होता है पादप की उद्दीपन के प्रति होने वाली गति अनुवर्तन है। और ये उद्दीपन क्या होंगे प्रिय मित्रों? जल होता है, प्रकाश होता है और भूमि होती है, ये उद्दीपन कहलाते हैं। तो पादप की उद्दीपन के प्रति होने वाली गति क्या कहलाती है? अनुवर्तन गति कहलाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे हम कहें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी के नीचे की तरफ गति करती है तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगी, ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक होगी। अब आप बताओ, जड़ें पृथ्वी में नीचे जाती है तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है, और तना ऊपर की तरफ जाता है, पृथ्वी नीचे है, तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। इसी प्रकार हम कहें सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है, यदि कोई वस्तु ऊपर जाती है तो वो प्रकाश के प्रति गति धनात्मक होगी। अब बताओ, जड़ें प्रकाश में ऊपर जाती है या नीचे जाती है? तो नीचे, तो ये ऋणात्मक क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन होता है। और तना क्या होता है? धनात्मक। अब चलिए इनके बारे में देखते हैं। प्रकाश अनुवर्तन गति, पादप का प्रोह, प्रोह का मतलब होता है तना। प्रिय मित्रों, पादप का प्रोह प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्र समेत प्रश्न आ सकता है कि पादप का प्रोह प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रोह में एक पादप हार्मोन ऑक्जिन का स्त्रावण होता है, यानी प्रिय मित्रों प्रोह जो तने होते हैं पादप में हार्मोन निकलता है ऑक्सिन। जब प्रोह को एक दिशीय प्रकाश मिलता है तो ऑक्जिन प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या होता है प्रिय मित्रों? अभी देखते हैं आगे, विपरीत दिशा की ओर विस्तृत होता है। इसका मतलब यूं होता है प्रिय मित्रों कि सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है तो ऑक्जिन हार्मोन ऐसे जाएगा, ये विपरीत दिशा हो जाती है, तो विपरीत दिशा की ओर विस्तृत होता है। ऑक्जिन के कारण प्रकाश के विपरीत दिशा वाली प्रोह कोशिका तीव्र विभाजन करती है, जिसे पादप प्रोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार पुनः देखते हैं। प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है? पादप का प्रोह प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रोह में एक पादप हार्मोन ऑक्जिन का स्त्रावण होता है, और जब प्रोह को एक दिशीय प्रकाश मिलता है एक ही दिशा में, तो ऑक्जिन क्या होता है प्रिय मित्रों? प्रकाश के विपरीत दिशा में विस्तृत होता है, और ऑक्जिन के कारण प्रकाश के विपरीत दिशा वाली प्रोह कोशिका तीव्र विभाजन करती है, जिससे पादप प्रोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। आपको बस इतना ही बताना है, ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है? प्रकाश के विपरीत दिशा में विस्तृत होता है, जिससे पादप की प्रोह वाली कोशिकाओं में तीव्र विभाजन होता है, जिससे पादप का प्रोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। यही प्रकाश अनुवर्तन है। देखिए ये चित्र है प्रिय मित्रों, ये आपके गमला दिया हुआ है, ये पादप है, ये सूर्य देवता है, तो प्रकाश पादप के तने को इस तरफ मोड़ देना, ये प्रकाश अनुवर्तन नीचे लिख देना।
अब जलानुवर्तन, तो प्रिय मित्रों यहां पर जलानुवर्तन किसे कहते हैं? नमी के कारण पादप की गति। तो उच्च श्रेणी के पादप के जड़ों में जो गति होती है, नमी जहां होती है, जड़ें उसी भूमि की तरफ बढ़ती है। तो ब्रायोफाइटा में मूलाभास, यह उदाहरण आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, स्पर्शानुवर्तन। तो प्रिय मित्रों इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी काकड़ी की बेल देखी होगी या हम तोरियों की बेल देखते हैं, तो ये किसी ठोस सतह के संपर्क में आती है, अपना आकुड़िया डाल देती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसे कहते हैं परतान। जो तना होता है उसको परतान कहते हैं। तो स्पर्शानुवर्तन में कहेंगे जब पादप की गति किसी वस्तु के संपर्क के प्रभाव से हो, जब पादप की गति किसी वस्तु के संपर्क से प्रभाव से हो, तो उदाहरण है परतान में गति स्पर्शानुवर्तन गति है। गुरुत्वानुवर्तन गति बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी पादप के जड़ों का पृथ्वी की गहराई में बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाता है। जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, जबकि तना ऋणात्मक दर्शाता है। ये अभी मैंने बताया था, जड़ें नीचे की तरफ जाती है, तना ऊपर जाता है। तो पृथ्वी नीचे की तरफ हम कहें तो ये धनात्मक है, तना ऊपर विपरीत दिशा में जाता है तो ऋणात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनुवर्तन। समझिए प्रिय मित्रों, ये प्रश्न आपके परीक्षा में छप चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। रासायनुवर्तन पराग कण का रसायन के प्रभाव से पराग नली का बीजांड की ओर गति। आप देखते हैं पराग नली बनती है, बीजांड की ओर जाती है, तो यह रासायनुवर्तन का उदाहरण है। प्रिय मित्रों नेक्स्ट पॉइंट में है छुई मुई, यानी जो पादप होता है छुई मुई का पादप, उसमें गति देखते हैं। तो इसमें अनुकुंचन गति, स्पर्शानुकुंचन गति पाई जाती है। ये ध्यान रखना, छुई मुई के पादप में अनुकुंचन गति होती है। ये उद्दीपन की दिशा से प्रभावित नहीं होती। जब छुई मुई के पादप को छूते हैं तो पादप की पत्तियां सिकुड़ जाती है और छोड़ने पर पुनः फैल जाती है। इसी अनुकुंचन गति या स्पर्शानुकुंचन गति कहते हैं। उद्दीपन की दिशा को प्रभावित नहीं करती। जैसे हम आपके गिलगिली करते हैं कोई पीछे से, तो आपका शरीर से भेड़ा हो जाता है, तो यही छुई मुई वाली गति उसी में होती है। तो चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट देखते हैं, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन है, जो एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई बाढ़ है और आप इधर खड़े हैं, लेकिन पीछे से कुत्ता आपके पीछे लग गया, तो ये आपातकालीन कंडीशन आ गई, तो आप में हार्मोन सिक्रेट होगा, आप बाढ़ कूद के पार हो जाओगे। तो आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है, यह भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं जो पीछे रह गया था। यह प्रश्न आपके आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विकास के प्रमाण दीजिए। तो ध्यान रखें, जैव विकास के निम्न प्रमाण है समजात व समवर्ती अंग, इनकी आप परिभाषा लिख देना और उदाहरण समझा देना। अवशेषी अंग, तो प्रिय मित्रों अवशेषी अंग की परिभाषा लिख के उदाहरण लिख देना। जीवाश्म की परिभाषा लिख के इनका उदाहरण लिख देना। ये जैव विकास के प्रमाण हैं, समझिए 100% ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों समयुग्मजी व विषमयुग्मजी। देखिए नाम ही बताता है, यहां पर सम का मतलब समान, युग्म यानी जोड़ा, और विषम का मतलब होता है अलग अलग। जब किसी एक लक्षण के दोनों जीन समान हो तो समयुग्मजी कहलाते हैं। जैसे यानी टी और टी, प्रिय मित्रों देखो दोनों समान हैं, इसमें ये भी दोनों समान होंगे। यदि मैं ऐसे बनाऊं प्रिय मित्रों, यहां पर आर और आर, ये भी देखो समयुग्मजी हैं। तो यहां पर जब दोनों समान आते हैं तो हम कहते हैं विशुद्ध लंबा, दोनों ये विशुद्ध गोल होता है। और जब दोनों क्या होते हैं स्मॉल साइज में हो ये वाला, तो इसको कहते हैं विशुद्ध बोना। क्या कहते हैं? विशुद्ध रूप से बोना, यानी शुद्ध बोना होता है। यह आप समझ गए होंगे। विषम युग्मजी में होता है जब किसी एक लक्षण के दोनों जीन अलग अलग हो, तो देखिए ये दोनों अलग अलग आते हैं, तो ये विषम युग्मजी है। शब्द देके आपको पूछे तो आप आसानी से बता देना निम्न में से समयुग्मजी कौन सा है। चलिए विकल्प में आप बताइए, देखते ही आप समझ गए हैं, ए है। प्रिय मित्रों नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है नेत्र दोष, बहुत महत्वपूर्ण है नेत्र दोष। देखिए प्रिय मित्रों निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यानी ऐसा दोष, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? ये कारण याद रखना, ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा होना, निकटवर्ती दोष का उदाहरण है। तो प्रिय मित्रों आप खुद देखिए, जब कोई वस्तु हमारी निकट
होगी तो वो लंबी दिखाई देगी। याद रखने के लिए ये ट्रिक ध्यान रखना, तो नेत्र गोलक का लंबा होना और नेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। परिणाम क्या होता है प्रिय मित्रों, इसके कारण क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। ये हमारी नेत्र है, तो आप क्या करना, ये नेत्र बना के ये जो आप लेंस बनाते हो ऐसे एक लेंस बनाना, फिर प्रिय मित्रों ऐसे एक रेखा इसको सीधी खींच देना, एक यहां लाके यहां ऐसे मिला देना, तो यहां पर और ये तीनों एक ही जगह से आएगी और यहां प्रकाश का चिन्ह लगा देना। फिर ये नेत्र वाली देखो रेटिना यहां पर है, इसके पीछे ही पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम प्रिय मित्रों बताओ निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अनिल यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां इसका समाधान है उपचार अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चित्र थोड़ा ध्यान रखना। अब प्रतिबिंब प्रिय मित्रों आप कहां बना देना, ये चित्र के हिसाब से देखना और प्रतिबिंब पुनः रेटिना पे बना देना। इसमें पहले बनता है तो यानी निकटवर्ती दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो नेक्स्ट है हम कहें प्रिय मित्रों दूरदृष्टि दोष, यानी ऐसा दोष, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की वस्तु नहीं। यानी नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यहां पर प्रिय मित्रों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और दूर जाने पर वस्तु बताओ छोटी दिखाई देगी, तो नेत्र गोलक का छोटा होना। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है और दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है। इसमें अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो सकता है। बाई चांस ये 3 नंबर का प्रश्न आ जाए, निम्न के बारे में टिप्पणी लिखो। तो प्रिय मित्रों इसमें क्या होगा, इसमें परिणाम यह होता है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो चलिए उपचार है लेंस का प्रयोग करना, ये वाला चित्र आप ध्यान रखना प्रिय मित्रों, एक बार किताब में भी आप अच्छे से देख लेना। एकदम सरल चित्र है। ये नेत्र बना के ये हमारे पास में क्या होता है, ये एक लेंस होता है और इसमें एक प्रकाश किरण ऐसे आती है, एक सीधे आती है, एक आपको यही ध्यान रखना है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या करना है, ये आपका जो नेत्र है इसके पीछे बना देना और फिर यहां पर इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये लेंस करके प्रिय मित्रों इस प्रकार फिर पुनः प्रतिबिंब बाद में रेटिना में बना देना। ये इसका उपचार है, एक बार अच्छे से देख लेना। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आयु बढ़ने पर मानव की नेत्र समसंजन क्षमता घट जाती है जिससे निकट व दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और प्रिय मित्रों लेंस का धुंधला होना, कारण क्या हो जाता है, लेंस है वो धुंधला हो जाता है। और उपचार है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं जिसमें ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग उत्तल होता है। तो ध्यान रखें पहले अवतल आता है फिर उत्तल आता है। अब यानी हम वर्णमाला में देखें तो ऊपर वाला जो चश्मा होता है इनका ऊपर वाले में अवतल लेंस, नीचे वाले में उत्तल होता है। फिर प्रिय मित्रों प्रकाश की घटनाएं, अपवर्तन, ये थोड़ा सा आप पढ़ के जाना किस प्रकार से क्या होते हैं, इनके अलग अलग फैक्ट हो सकता है टिप्पणी के बारे में ये प्रश्न पूछ ले। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, ग्रहों का नहीं टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, जल में रखी छड़ का मुड़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है, जल से भरे गिलास में के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठाई देना अपवर्तन के कारण होता है, सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व और सूर्य दिखाई देता है जबकि सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये तमाम घटनाएं अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो प्रिय मित्रों आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण है। सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही होता है। वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है प्रिय मित्रों, तो इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अब हम एक छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें ये 2 पॉइंट डालेंगे प्रिय मित्रों, इसको आप अच्छे से देख के जाना। एक तो हम देखेंगे तारों का टिमटिमाता नजर क्यों आता है उसके बारे में देखेंगे। एक प्रिय मित्रों हम ये देखेंगे सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये 2 पॉइंट आएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के द्वारा ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिए गए थे ये आपके परीक्षा में मददगार होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।